नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साथ हमागड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिमोहन जी। सभी रेगुलर गेस्ट हरिमोहन जी से वाकिफ हैं। इनकी जो पकड़ है दैट इज ऑन द मिडिएवल हिस्ट्री। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, किस तरीके से जो राजपूत थे उन्होंने ना सिर्फ मुगलों के राज दरबार में कब्जा कर रखा था, बट उनके हरम पर भी उनका एक कब्जा हो गया था। और इस चीज को जो मुगल रानियां थी वो समझने लगी थी, मुस्लिम इस्लामिक जो रानियां थी वो समझने लग गई थी। और उनके पीछे मतलब मुगल राजाओं के पीछे उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज करनी, किस तरीके से राजपूतों का वर्चस्व तोड़ना है, इस तरीके की चीजें शुरू हो गई थी। आज उसी पर हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। ओवर टू यू हरिमोहन, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो मुगलों की इमेज पेश की जाती है उन्हें विक्टर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाता है और राजपूतों को और इन सबको हारा हुआ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इस मिथ को निकाल दें कि यहाँ एक जीता हुआ था और एक हारा हुआ था। असलियत में ये एक ग्रेट पॉलिटिकल गेम था इंडिया के अंदर, जो उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में खेला जा रहा था। भले ही बहुत से राजपूत राजा कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में हारे और यहां तक कि कुछ इस तरीके की लड़ाइयों में हारे जो कि डिसिसिव मानी जाती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी उसके बाद चित्तौड़ ने जो अलग अलग लड़ाइयां साहेल वगैरह की लड़ी उनसे उनकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे। तो सवाल यह है कि जब मुगल्स, इवन मुगल्स नहीं, जब गजनी से लेकर गौरी से लेकर या सुल्तानों से लेकर जितने भी आए उन सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज किसने स्टैब्लिश किया? सबसे बड़ा चैलेंज आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखिए, आपको गौरी को चैलेंज करने वाले पृथ्वीराज चौहान राजपूत, गजनी को उसके बाद अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से लेकर आप मोहम्मद बिन तुगलक तक तो आते आते राजपूतों ने सुल्तानों को उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया था। 6 महीने तक बंदी बना के रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक जैसे को। तो यानी राजपूत एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के अंदर यहां मौजूद रहते थे या रहते थे। आप सोचकर देखिए, कभी हमारे जितने भी हिस्टोरियन, हमारे जो पुराने वाले हिस्टोरियंस हैं, अगर आप इनको उठाकर देखें कभी, ये छोटा सा डॉट है मेवाड़ का, छोटा सा ये पार्ट है मेवाड़। कभी आप ये सोचकर देखिए, अगर मैं आपको यहां इस मैप पर उठाकर दिखाऊं तो यहां आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। राइज ऑफ इस्लाम आपको यहां नजर आता है। इस्लाम यहां इस बॉर्डर तक यानी इंडस रिवर तक बड़ी तेजी के साथ फैलता है और यही इस्लाम जब इंडोनेशिया पहुंचता है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब यही इस्लामिक फोर्सेस इस पोर्शन से लड़ना शुरू करती हैं राजपूताना से, तो आप देखो यहां से एक छोटा सा बंगाल हिस्सा छोड़ दिया जाए तो नीचे तक और म्यांमार से लेकर थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया तक आप पूरी की पूरी वेव ऑफ इस्लाम को इस डॉट से रुकते हुए देख पाएंगे। ये एक रियलिटी है क्योंकि यहां एक ऐसी स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर राजपूतों की फॉर्म में मौजूद थी जिसने कभी भी हार नहीं मानी, हार को दोबारा कब्जा करते, और ये पॉलिटिकल टसल चल रहा था। इस पॉलिटिकल टसल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझा अकबर ने। अकबर ने क्या देखा कि भाई पिछले 712 से ये लोग लगातार आ रहे हैं और जिस तरीके से लगभग पूरी इस्लामिक फोर्सेस जो है इस राजपुताना को नहीं जीत पा रही, तो कोई तो एक रीजन रहा होगा। आप जानते हैं जब बाबर आया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पास एक मेवाड़ का बेसिक नक्शा है जो जहां पर ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इनके मौजूद थे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ऊपर मुगल एम्पायर है, लेकिन मुगल एम्पायर के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो राजपूत कॉन्फेडरेसीज मौजूद हैं। ये राजपूत कॉन्फेडरेसीज वो हैं जो राजपूत राजाओं के साथ सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खड़े हुए थे। और यही रीजन है बाबर को सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी लड़ाई में हुई तो खानवा की लड़ाई में हुई, जहां उसने खुद माना कि मेरे आंसू छूट गए, मैं रो पड़ा और अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरे को ये लड़ाई जितवा दे, मैं जिहाद करने जा रहा हूं, लड़ाई जितवा दे, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। मतलब इस लेवल पर जो दारू से लेकर बच्चाबाजी से लेकर सारी, जिसे कहते हैं ना, जिस हर चीज को हराम माना गया, वो
वो सारी चीजें बाबर करता था, वो सब छोड़ने का वादा किया, माफी मांगी, तब जाके खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया, फूट पड़ी, तब जाके राणा सांगा कमजोर पड़े थे। लेकिन उसके ऊपर भी रिसर्च अलग लेवल की है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सोच कर देखिए, यही तो पावर थी ना। अब ये पावर जब थोड़ा गिरी, शेरशाह सूरी का राइज होता है, इधर से हुमायूं का राइज होता है, हुमायूं छोड़ के भागता है। यहां जब हुमायूं वापस बाद में आता है तो उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि अल्टीमेटली जितनी भी पावर्स है, चाहे वो शेरशाह सूरी वाली हुई, चाहे मुगल्स हुए, चाहे उससे पहले जितने सुल्तान आए, इन सब के सामने जो एक पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से खड़ी हुई थी, वो थी क्या नाम है, राजपूतों की। तो अकबर एक ऐसा बंदा था जिसे इस राजपूतों की इंपॉर्टेंस समझ में आई। यहां इन राजपूतों के साथ अकबर ने एक सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढा। सबसे कमजोर कड़ी कौन? कछवाहा राजवंश, जयपुर का, जो चारों तरफ से, कहीं दिल्ली से, मेवाड़, मारवाड़, इन सबसे घिरा हुआ था। इसके साथ दोस्ती करी और एक रोटी बेटी का रिलेशन एस्टेब्लिश करने की सोची। देखिए, पावर सेंटर हमेशा दो होते हैं। एक पावर सेंटर आप इस तरीके से देखें कि जो आपके सामने यहां अगर एम्परर है या किंग है या जिसे आप बादशाह कह रहे हैं वो है, उसके एक तरफ आपको उसकी काउंसिल मिलेगी जहां उसके मंत्री और सारे सरदार वगैरह बैठे हुए होते हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मुगल एम्परर और उसकी काउंसिल, लेकिन नहीं, असलियत में मुगल एम्परर के पीछे उनका एक हरम होता था, और उस हरम के अंदर असलियत में खेल क्या होता था, जितने ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये मुगल बादशाह के परिवार में अपनी बेटियां ब्याह देते थे। ये अकेले राजपूतों ने नहीं किया, ये जितने दरबारी होते थे वो मुगल परिवार से अपने रिश्तेदारी बनाने के चक्कर में अपनी बेटियां ब्याह देते थे, या मुगल खानदान के बालकों को या बेटियों को अपने यहां ब्याह लेते थे। यानी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो मुगल एम्परर की थी, उसमें एक तरफ हरम होता था, एक तरफ काउंसिल होती थी। ये चीज डिस्कस ही नहीं हो रही कहीं पे। इस चीज को समझिए, यहां इस काउंसिल में जब राजपूतों के साथ और खासकर कछवाहों के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया, तो यहां पर राजपूत मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। या तो आप ये कहें तलवार, लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, यहां राजपूतों की को शाबाशी देनी पड़ेगी। ये ठीक है, हार रहे हैं, कमजोर हैं, कम से कम जो वहां गेम चल रही है, लेकिन हम उस गेम में हैं, पॉलिटिकल गेम में है। और देखिए, राजनीति में एक खास बात होती है, हार जीत चलती रहती है, गेम से बाहर नहीं होना चाहिए। आप मर गए तो गेम से बाहर है, गेम से बाहर हो गए तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म। अगर आप भले ही कमजोर हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन सर हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहां साउथ इंडिया में दिखेगा, चोल चेर पांड्य। गायत्री, आप मानेंगे चोल चेर पांड्य 1000 मतलब जो है 100 BC से लेकर 100 AD के बीच में 200 साल तक ये संगम एज दिखाई देता है। उसके बाद ये लोग 800 ईयर्स गायब हो जाते हैं, 800 साल तक ये गायब हो गए, लेकिन पावर स्ट्रगल में बने रहे। उसके बाद एकदम से आपको 800 AD के अंदर इनका राइज दिखाई देता है, और 1000 AD के बाद तो चोल चेर पांड्या और चोल एम्पायर तो पूरे दुनिया के अंदर ईस्ट एशिया तक फैल जाता है। पावर में बने रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पावर में बने रहने वाली पॉलिसी पॉसिबली उस टाइम पर राजपूतों ने, और उन राजपूतों में कछवाहों ने अपनाई। अपनी बेटी जो ब्याही हरम के अंदर, और मुगलों से एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर लिया। अब आप सोचिए गेम क्या थी। एक राजपूत लड़की, एक राजपूत राजकुमारी जो है वो महारानी की फॉर्म में हरम में बैठी हुई है, ठीक है, और एक राजपूत तलवार लेके काउंसिल में खड़ा हुआ है। बादशाह की दो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दोनों जगह पर क्या किया गया, आप सोचकर देखिए। यहां पर हरखाबाई हैं, बाद में जोधाबाई हैं, वहां मानबाई हैं, यहां मुगल बादशाह है, इधर राजा मानसिंह खड़े हुए हैं, उनसे पहले राजा भारमल और क्या नाम है बाकी सारे राजा खड़े हुए हैं।
आप सोचकर देखिए, इधर राजपूत सेना लेके खड़े हुए, काउंसिल के अंदर स्ट्रांग पोजीशन, और इसी का अंदाजा था कि अंदर हरखा बाई बैठी हुई है, बाहर राजा मानसिंह खड़े हुए हैं। राजा मानसिंह को मुगल दरबार में सबसे बड़ा मनसब इसीलिए मिल पाया क्योंकि दोनों पोजीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। इसे गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, हार और जीत की फॉर्म में, एक सिंपल बाइनरी फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया, जैसे कि हमारे गिरधर जी कहते हैं ना, बाइनरी फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया। ये बाइनरी फॉर्म में इन कॉम्युनिस्टों ने यहां पर भी प्रोजेक्ट किया। इट वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल गेम। ये एक पॉलिटिकल गेम थी। इस पॉलिटिकल गेम में अभी तक राजपूत जो तलवार लेके इन मुगलों के साथ और इन्वेडर के साथ लड़ रहे थे, अब उनके दरबार में घुस के अंदर लड़ रहे हैं। ये गेम था। अब इसमें एक नई एंट्री होती है और वो एंट्री होती है नूरजहान की। ये नूरजहान कौन है? इस नूरजहान के पिता का नाम या फादर का नाम मिर्जा गियास बेग। ये गियास बेग असलियत में ईरान की एक रॉयल फैमिली का हिस्सा था जो ईरान में हार चुके थे, और वो वहां से माइग्रेट करके, हारे हुए रॉयल फैमिली के लोग माइग्रेट करके मुगल्स के दरबार में आ जाते हैं, और इसे पहले काबुल का, फिर उसके बाद क्या नाम है, लाहौर का गवर्नर बना दिया जाता है। जब काबुल और लाहौर का गवर्नर बनाया जाता है, तभी से देखो क्या होता है ना, रॉयल फैमिली में अभी भी आप देखोगे बहुत सारी रॉयल फैमिली जो इंडिया में भी हैं, उनके बच्चों में एक तरीके का जज्बा होता है कि हम अगर रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं तो हम यहां रूल करने आए हैं, आज नहीं तो कल हम दोबारा रूल करेंगे। वो रूलिंग माइंडसेट बना रहता है नॉर्मली, हर किसी में नहीं तो किसी ना किसी के अंदर, कि यार मेरी अगर इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है ना, तो मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकता, मुझे डू और डाई राइट सिचुएशन में काम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके का एक माइंडसेट जो मेहर उन निसा, मिर्जा गियास बेग की बेटी मेहर उन निसा का था। ये जहांगीर एक वोमनाइजर की फॉर्म में, वो लड़की देखी नहीं और दीवाना होकर घूम रहा है। अब आप सोचिए, कमजोर कड़ी, शराबी है, अफीमची है। अच्छा, आपको पता है सलीम जो है वो ज्यादा शराब नहीं पीता था, बस रोज के 20 पैक और 6, हाँ रियलिटी है, वो है क्या कहते हैं इसको, ऑफिशियल है, मतलब इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। 20 पैक शराब पीनी है और 6 गोले अफीम के खाने हैं, उसके बाद बंदा नॉर्मल फील करता था। अब इस तरीके की पर्सनैलिटी को नूरजहान ने बढ़िया तरीके से भांप लिया कि यही तेरा टारगेट है। सुंदर तो वो थी ही, अब ईरानियन ब्यूटी, अब ऊपर से थोड़े से आंखें थोड़ी सी मटका दी। जहांगीर पहले जो अनारकली के प्यार से वैसे ही दीवाना होता हुआ घूम रहा था, वो उठा के नूरजहान के आगे पीछे। सोचकर देखिए, इस नूरजहान से इन मुगल हरम की लेडीज को इतना शुरू में ही खतरा महसूस हो गया कि इन्होंने नूरजहान की शादी जबरदस्ती शेर अफगान नाम के बंदे से करवा दी। जबरदस्ती, ही वाज ब्रूटल। अब आप सोचिए, हरम को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हरम की पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो यहां पर यह पॉलिटिकल गेम नजर आएगी। अब आप सोचिए, यहां पर जहांगीर एक हिंदू मां की औलाद है, ठीक है, और नूरजहान आती है और नूरजहान उसको अपने उसमें चंगुल में लेती है, अपना उस कंट्रोल में लेती है, और इस जो मतलब जहांगीर इसकी तरफ फिसलने लगा तो उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। और जैसे ही जबरदस्ती इसकी शादी करवाई जाती है, आप यकीन मानिए तब भी नूरजहान जहांगीर के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो खत्म नहीं करती, और यहां तक कहा जाता है कि जहांगीर ने ही नूरजहान के उकसावे में आके शेर अफगान को मार डाला और नूरजहान से शादी कर ली बादशाह बनने के बाद। अब आप सोचिए, जब नूरजहान को लगा कि उसकी पोजीशन हरम में कमजोर हो रही है, अभी बादशाह नहीं बना था जहांगीर, तो नूरजहान को जब लगा कि उसकी पोजीशन कमजोर हो रही है, तो यहां एक नया खेल खेलती है। खेल क्या? इसका एक भाई था आसफ जहां। आसफ जहां का की एक बेटी थी मेहरुन्निसा, सॉरी मेहरुन्निसा नहीं, मुमताज महल। मुमताज महल, अब मुमताज महल जो है वो इसकी भतीजी है नूरजहान की। नूरजहान की भतीजी को सोचकर देखिए, जब वो महल में जा रही है, हरम में जा रही है, तो अपने साथ अपनी भतीजी को लेके आज जा रही है, और कहीं ना कहीं जानबूझकर जहांगीर का बेटा
खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बनता है, उससे बातचीत करवाती है। खुर्रम बच्चा है, सॉफ्ट हार्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और 12-14 साल की उम्र के अंदर एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। ये खेल तब का है जब जहांगीर बादशाह नहीं बना था, यानी खुद भी मुगल हरम में एंटर कर चुकी है और अपनी भतीजी को भी करवा चुकी है, और राजकुमारों के साथ अपनी भतीजी की सेटलमेंट करवाई है। ये गेम डिस्कस है ही नहीं कहीं पे। अब आप मुझे ये बताइए, ये चीज हो गई। अब यहां से हुआ क्या? जहांगीर की शादी राजकुमारी मानबाई से हुई, मान सिंह की बहन थी। अब प्रॉब्लम यहां ये आई कि राजकुमारी मानबाई ये राजनीति समझ ही नहीं पाई कि उसे इग्नोर कैसे किया जा रहा है। रही सही कसर, उसका जो बेटा था उसका नाम था खुसरो। खुसरो जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा सिचुएशन को, वो अपने सपने देख रहा है बादशाह बनने के, जहांगीर मानबाई को इग्नोर किए जा रहा है। यानी सोचकर देखिए, हरम के अंदर मानबाई प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है। जोधाबाई उस लेवल, अच्छा जोधाबाई जिसे जगत गोसाई कहा जाता है, वो जहांगीर की बीवी थी। ये जो हिस्टोरियंस ने घपला कर रखा है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। जोधाबाई हुमायूं के जहांगीर की वाइफ थी, ना कि अकबर की। जोधाबाई असलियत में जगत गोसाई का नाम लिखा गया है हिस्ट्री के अंदर। अब आप इसे अंदाजा लगाकर देखिए, यहां पर जगत गोसाई का लड़का शाहजहां, जगत गोसाई की वो पोजीशन है नहीं। जहांगीर को सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस अपनी खूबसूरती और बातों में किसने कर रखा है यार? नूरजहां ने। अब दो जगह दो पोजीशन जो खेल रही है, जहांगीर बना तो नूरजहां मल्लिका आ लिया, और उसकी जगह शाहजहां बना तो भतीजी मल्लिका आ लिया, और वो जो ऑनररी या यूं कहें कि गार्जियन। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए गेम। यहां पर हरम के अंदर यहां से राजपूतों की पोजीशन कमजोर होती हुई नजर आती है। तभी आप देखोगे दाराशिकोह को भले ही प्रिपेयर किया गया, लेकिन दाराशिकोह को बहुत ज्यादा राजपूतों का उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाया, और राजपूतों का इंफ्लुएंस हरम में नहीं था जब औरंगजेब से दाराशिकोह लड़ रहा था। ये जो गेम है, इसे अगर हम हार जीत से ऊपर उठ के अगर पॉलिटिकल गेम की फॉर्म में देखें, तो सबसे पहले नूरजहां ने हरम से राजपूत राजकुमारियों का या राजपूत रानियों का जो इंफ्लुएंस था, राजनीति थी, उसे खत्म किया, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है अपने कंट्रोल में लिया। और इसके अच्छा, आप लोगों को हरम की इस इंपॉर्टेंस को इस तरीके से आप देखिए गायत्री जी, नूरजहां इकलौती ऐसी लेडी है पूरे के पूरे मुगल रूल में या पूरे इस्लामिक रूल में जिसका जहांगीर के सिग्नेचर के साथ सिग्नेचर आ रहा है, सिक्कों के ऊपर जहांगीर की फोटो के साथ अपनी फोटो आ रही है, और जहांगीर ने कोई ऑर्डर अगर पास किया तो उस ऑर्डर को पास करने में ऊपर जहांगीर की स्टैंप और सिग्नेचर है, नीचे नूरजहां के स्टैंप और सिग्नेचर है। यहां तक कि कईयों का तो दावा है कि 1-2 बार खुतबे के अंदर भी इसका नाम लेने की कोशिश की गई थी। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि किस लेवल पर हरम की इंपॉर्टेंस है। ये हरम ही तो है कि भाई यहां मुगल एम्परर थोड़ा सा कमजोर होता है, ये काउंसिल हावी हो, यहां से एक लेडी जाती है और मुगल एम्परर के साथ खड़ी हो जाती है, काउंसिल को दबा देती है। और यहां काउंसिल में कौन बैठा हुआ है? बाप आसफ जहां, भाई क्या नाम है, बाप गियास बेग, भाई आसफ जहां, और भतीजे। पूरी काउंसिल अपने हाथ में, हरम अपने हाथ में, मुगल एम्परर अपने हाथ में। राजपूत कहां है? यही आप देखोगे। आमेर का इन्फ्लुएंस, राजा भाई मानसिंह जी के बेटे क्या नाम है, दुर्जन सिंह एंड ऑल, ये सारे के सारे आगे आगे आप देखोगे। आमेर की जो पोजीशन है वो उस लेवल पर नहीं रहती जो मुगल दरबार में किसी टाइम पर थी। वो लगातार धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और जैसे ही जसवंत सिंह और राजा जयसिंह और राजा राम सिंह एक्सपायर होते हैं, मुगल दरबार में कोई राजपूत राजा नहीं मिलता जो कि वहां उस पोजीशन को स्ट्रांगली कंट्रोल कर सके। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, ये ग्रेट गेम जो उस टाइम पर चल रहा था, एक खतरनाक लेवल का, उसे उस टाइम पर कोई समझ ही नहीं पाया, और आज जितने हिस्टोरियंस है वो नहीं समझ पा रहे कि पावर सेंटर एक मुगल एम्परर नहीं था। मुगल एम्परर को 2 पिलर संभाल रहे थे, एक काउंसिल, और काउंसिल में बड़े सारे, और हरम, हरम में बड़े सारे। उस हरम को कंट्रोल किया नूरजहां ने,
जहांगीर कमजोर कड़ी था, उसे बादशाह बनाया। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि गियास बेग के कान में अकबर ने कहा कि खुर्रम को बादशाह बना दो, जो बाद में शाहजहां है। इस पर तो वो क्या नाम है, एक सीरीज में बनी हुई है ताज, आप अगर उसे देखेंगे ना तो उसमें काफी हद तक एक हिस्टोरियन के क्लेम को बताया गया है कि असलियत में अकबर कभी नहीं चाहता था कि सलीम बादशाह बने। अकबर ने इसीलिए खुर्रम को डिक्लेयर किया कि इसको बादशाह बना देना। जो गियास बेग नूरजहान का बाप था, उसको लगा कि खुर्रम तो छोटा है, क्यों ना नूरजहान को आगे बढ़ा दिया जाए और उसके सपोर्ट वाले सलीम को बादशाह बना दिया जाए। अंदर कान में कहा कि खुर्रम, बाहर आगे कहता सलीम। अब आप सोचिए, बादशाह बदल दिया। ठीक है, नूरजहान और सलीम ने जो ब्रुटैलिटी दिखाने की कोशिश करी, तब गियास बेग ने एक बार नूरजहान को बताने की कोशिश की कि भाई तेरे हस्बैंड को समझा, यानी सलीम को समझा कि इतनी ब्रुटैलिटी ना दिखाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो बादशाह बनने लायक नहीं था। अकबर ने मेरे कान में खुर्रम का नाम लिया था, सलीम का नहीं लिया था। लेकिन ये मैंने ऐसे कहा, तो इस चीज को थोड़ी लाज रखो और सही डिसीजन प्रूव करवाओ। और ऐसा क्लेम है कि ये बात किसी तरीके से मुमताज महल के पास पहुंच गई। मुमताज महल खुर्रम को लेके गायब। और यही रीजन है, सलीम के बादशाह बनने के तुरंत बाद खुर्रम को गुजरात का बादशाह बनाया, गुजरात का गवर्नर बनाया गया। क्यों? क्योंकि खुर्रम चैलेंज कर सकता था सलीम को। और उसके बाद भी नूरजहान नहीं मानी। अब बुआ भतीजी की लड़ाई है, नूरजहां की अपनी भतीजी से लड़ाई है, क्योंकि उसे पोटेंशियल चैलेंजर दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्लेम दिखाई दे रहा है। किसकी तरफ से? खुर्रम की तरफ से, जो आगे शाहजहां बना। कि खुर्रम बादशाह ना बने, इसलिए मेरी बेटी, यानी शेर अफगान से एक बेटी जो पैदा हो रखी थी, उसकी जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार के साथ शादी करवा दी, जो वो भी जगत गोसाई का ही बेटा था। वो तो जहांगीर का बेटा खुर्रम जो था वो ताकतवर निकला, उसने शहरयार को खत्म करवा दिया। और नूरजहां और उसकी बेटी दोनों विधवाओं की तरह लाहौर में लाइफ बिता रही थी। और वहां पर भी नूरजहां हार नहीं मानती। शाहजहां और मुमताज महल का एक बेटा औरंगजेब, उसका बचपन नूरजहां के पास बीता। और वो जो औरंगजेब आगे निकल कर आया, उसने जो ब्रुटैलिटी दिखाई वो देखिए। 40 भाई मारे थे, ज्यादा नहीं, 40 भाई भतीजे औरंगजेब ने। और ये कहानी हम डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब ने किस तरीके से शाहजहां के ऊपर ब्रुटैलिटी दिखाई। नूरजहां ने अपना बदला खुद नहीं ले पाई, तो औरंगजेब से दिलवाया। और औरंगजेब ने वो काम किए जो आज हमारे टीवी डिबेट्स के अंदर एक अलग लेवल पर दिखाई देते हैं, कि शाहजहां को दारा शिकोह की गर्दन गिफ्ट की थी। और वो भी ये कह के भेजा था कि जब ये शाहजहां रोटी खा रहा हो ना, तब ये गर्दन दियो, ताकि दर्द का एक एहसास अलग लेवल पर हो। 6 दिन तक शाहजहां ने उल्टी करी थी। नूरजहां का एक शिष्य, पढ़ाया हुआ, जो एक एक्सट्रीम लेवल का रेडिकल माइंडसेट वाला बादशाह निकलता है, पहले उसने अनजाने में शाहजहां से नूरजहां का बदला लिया। और उसका नेक्स्ट लेवल क्या नजर आता है कि उसने मुगल साम्राज्य की, उसी रेडिकलिज्म में मुगल साम्राज्य की जड़ें खोद दी। और अगर औरंगजेब को सबसे ज्यादा नफरत थी, तो वो शिवाजी से नहीं, इन राजपूतों से थी। क्योंकि नूरजहां और राजपूत रानियों की टसल पुरानी थी, और वो एक अलग ही लेवल का प्रोजेक्ट था। इस चीज को अगर हम डायमेंशंस में देखेंगे ना, डॉट्स, देखिए क्या होता है, हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हम सिर्फ उन फैक्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, हम उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि भाई मतलब असलियत, ये नूरजहां के आते ही नूरजहां ने राजपूतों को उखाड़ फेंका था, सो वुडंट बी रॉन्ग। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज में समझिए, आते ही हम कई बार गलत फहमी में आते हैं कि नूरजहां आई, राजपूत गए। पॉलिटिकल इंफ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। इसे आप ऐसे देखिए, आरएसएस आज की तो नहीं है। आरएसएस 1925 का ऑर्गेनाइजेशन है ना। पावर में कब से आना शुरू हुए? 1980 से, मतलब इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तब जाके पावर में एस्टैब्लिश हुए। 2014 में पूरी पावर के साथ।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। ये हमेशा चलता है, एक दिन में उखड़ गया, बन गया और एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। आज भी कांग्रेस को अगर मान लिया बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है तो क्या खत्म कर दिया? थोड़ी सी सही सीटें हैं, और जब तक ये रहेंगी तब तक वो गेम में बने हुए हैं। ये गेम, पॉलिटिकल गेम ऐसे ही चलता है। इंदिरा गांधी, चलो राजीव गांधी 1989 के टाइम पे, जब हम लोग बच्चे होते थे, बहुत मतलब बिल्कुल ही गोद में खेल रहे होते थे, उस टाइम से इस कांग्रेस को खत्म करने का प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम से। और तब से कोशिश लगातार जारी थी, अब जाके वो कोशिश जो है वो हो रही है, खत्म नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे पॉकेट्स बचे रहेंगे जहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी पावर आ जाएगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पावर में बने रहेंगे। यही चीज राजपूतों के साथ था, इन्फ्लुएंस था, बने हुए थे पावर में, अपने घर में खुश थे, लेकिन वो वाला रुतबा नहीं था जो मुगल दरबार में मान सिंह जी अकबर के जस्ट साथ में खड़े होते थे। वो रुतबा एक दिन में खत्म भले ही ना हुआ हो, धीरे 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 धीरे। और यही रीजन है, अगर आप देखोगे तो अमर सिंह राठौर का एक इंसिडेंट आता है कि 1.5 किलो की बच्ची लेके शाहजहां को मुगल हरम में भगा दिया था। अलग अलग कहानियां हैं ये। वो आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे राजपूतों और इनके बीच में, मुगल्स के बीच में। तो ये अलग ही लेवल की गेम थी, इसको लोग समझ ही नहीं रहे। वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई बस राजपूत हार गए, मुगल जीत गए, ऐसा थोड़ा होता है। ग्रेट पॉलिटिकल पावर गेम थी और वो नहीं हारे। और इस यहां पूरा इस्लामिक फोर्सेस उलझी रही किस पोजीशन पर? यहां इस छोटे से डॉट को हराने के लिए, इस छोटे से डॉट को कब्जा करने के लिए पूरी पावर्स, इस्लामिक पावर्स इस डॉट को खत्म नहीं कर पाई। 1000 साल की लड़ाई यहां लड़ी गई, कंसिस्टेंटली खत्म नहीं हुए। नतीजा ये कि ना तो साउथ में निकल पाए इस्लामिक फोर्सेस, ना ही वो पूरे तरीके से ईस्ट में एक्सपैंड कर पाए। और म्यांमार से लेकर, थाईलैंड से लेकर वियतनाम तक आपको इस्लामिक फोर्सेस बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी। जो तूफान यहां से यहां तक आया था, यहां आके उसको बहुत ज्यादा अपोजिशन मिला, काउंटर मिला। आप इसका अंदाजा लगाकर देखिए। और जब राजपूतों की तलवारें कमजोर पड़ने लगी, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की कमजोर पड़ने लगी, शिवाजी यहां खड़े हुए थे साउथ में। और शिवाजी तो कहते थे भाई मेरे से तो जजिया मांग रहा है, चल मैं तो दूंगा या नहीं दूंगा देखता हूं। तो एक बार राजा राज सिंह से बात करके देख ले जजिया के बारे में, तेरी ना फुटबॉल बना दे। तो बहुत सारे फैक्ट्स हिस्ट्री से गायब कर दिए गए हैं। अगर वो फैक्ट्स दोबारा से हिस्ट्री के अंदर प्रिवेल करते हुए नजर आए तो हमें और आपको लगेगा कि असलियत में पावर गेम थी, थोड़ा सा कमजोर पड़े लेकिन सरवाइव किए। यही रीजन था कि यहां पर 100% इस्लामाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। इधर इन 2 देशों में इस्लामाइजेशन हो गया, यहां सब जगह इस्लामाइजेशन होता हुआ नजर आया, यहां नहीं हुआ, क्योंकि एक पावर मौजूद थी और इनके पीछे बहुत सारी वॉरियर कम्युनिटीज मौजूद थी, जाट और गुजर लगा के, बहुत जबरदस्त। मैं बहुत एडमायर करता हूं इन कास्ट को इस मामले में। भले ही थोड़े से एग्रेसिव माइंडसेट है, एग्रेसिव होना भी चाहिए, लेकिन लड़ते रहे, मरते रहे, काटते रहे, कटते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। और आज जो हिंदुस्तान बचा हुआ है उन बलिदानों की वजह से बचा हुआ है, वरना हम भी, मैं और आप भी डिस्कस कर रहे होते, आपका नाम कुछ होता, मेरा नाम हरी के अलावा कुछ और होता, और कहीं ना कहीं हम दोनों फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते। अमीना शमीना वर्सेस अब्दुल कुछ ऐसे नाम तो। So we should actually thank our Rajputs for that. We should thank our Rajputs and the warrior class. आज जितनी हमारी वॉरियर कम्युनिटी, इसीलिए सर हरी, इसीलिए ये लोग हमें कास्टों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हर एक कम्युनिटी था, क्षत्रियों का रोल था रक्षा करना, ब्राह्मणों का रोल था इंफॉर्मेशन देना, वैश्यास का रोल था बिजनेस कम्युनिटी को संभालना। ऐसे सबके रोल्स बटे हुए थे। ऐसा नहीं था कि दोनों कोई एक दूसरे को काट मार नहीं रहा था। और ये भी नहीं था, एक चीज और लोग कहते हैं, क्षत्रियों की ब्राह्मणों से शादी होती रही, वैश्यों की भी शादी होती रही, शूद्र हमारे यहाँ बने, हमारे यहाँ किंग्स बने। तो ऐसा वो नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट रूल थे। दे वर ऑल अडेप्टिव एंड कम्युनिकेटिव एंड कोऑपरेटिव,
ये जो जहर बोया है ना, ये थैंक्स टू ब्रिटिश एंड डेफिनेटली गायत्री जी एक बात हो, गायत्री जी एक बात हो, हमारे घर में जब हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है तो वो रीति रिवाज में शादी का सबसे पहला जो हमारा जो कार्यक्रम शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? हमारे यहाँ गड़ता है डंडा, हमारे यहाँ डंडा गड़ता है, और वो कौन गाड़ के जाती है? कुम्हार। पानी की घड़ी रख, पानी का मटका रखेगी, वो लकड़ी लगाएगी, हमारे यहाँ वो क्या नाम है, वो पीपल के पत्ते बांधेगी, और तो सबसे पहला नेक किसका होता है? उसका होता है। ठीक है। अच्छा, पूरी शादी के प्रोसेस को आप उठाकर देखिएगा, ब्राह्मण को दक्षिणा सबसे आखिरी में मिलती है। आखिरी में मिलती है, एग्जैक्टली। सबसे आखिरी में मिलती है, सबसे पहले नहीं मिलती। ये जो गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं ना, आप ये देखिए, मैं अब भाई हम तो इन चीजों को नोटिस करते हैं। आप एक बात आइए, लड़का घोड़ी चढ़ता है, सबसे पहले किसको पैसे मिलते हैं? नेक किसको मिलता है? जो क्या नाम है, कूड़ा कचरा उठाने वाली लेडी है, वो आएगी, उसको कहेंगे तू आएगी, सबसे पहले तेरे दर्शन होने चाहिए। और आप इतना ये मैं तो इस मामले में आप अंधविश्वासी कह सकते हैं। आप एक बात बताऊं, घर का, आप घर से बाहर निकलिए, कूड़ा उठाने वाले की रेडी आ रखी हो, भरी हुई हो, या कोई झाड़ू लगाने वाली लेडी खड़ी हुई हो जो साफ सफाई कर रही हो, उसके दर्शन हो जाएं, उसको नमस्ते करके, हमारे यहाँ 10 रुपए दे के, कुछ भी नेक दे के आगे बढ़ते हैं दर्शन होते ही। कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम करके जा रहे हो, हाथ जोड़ के नेक दे के आगे बढ़ते हैं। मेरे घर की प्रथा है, जबकि मैं अपने आप को कर्म से ब्राह्मण मानता हूं, लेकिन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो रखा हूं, और हमारे यहाँ ये प्रथा है। इसमें जो ये हमारे को अपोज करते हैं ना, ये एक अलग लेवल है। आज आप एक बात आइए, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको आपने आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया? किसी दिन इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है, मैं उसमें बहुत ज्यादा डीप रूटेड फैक्ट्स, और एक फैक्ट के उठा के छाती पीटने लग जाते हैं। उसके अलावा ये कहता था, एक बात हो, शूद्रों को क्या माना गया है? गायत्री जी आप बताइए, शूद्रों को, ये वो आदि पुरुष के कंसेप्ट में शूद्रों को पैरों के ऊपर माना गया है ना? यही कहा गया ना, पैरों के ऊपर। अच्छा, मुझे एक बात आइए, किसी एक इंसान जब ये कह रहा हो ना, उससे एक बात कहो, भाई तू अपने पैर काट दे और तू चल के दिखा। आप पैर काटो और चल के दिखाओ, आपकी बॉडी कितना फंक्शन करेगी मुझे बता देना। सिर्फ क्या चल पाएंगे? अब उसके अंदर ये कहते हैं कि सारा बोझ उस पर डाल दिया। देखिए, बोझ उस पर नहीं डाला, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ हर किसी को माना गया है। और बस ये है, इन्होंने डिफाइन अलग अलग तरीके से इन कम्युनिस्टों ने कर रखा है, और लोगों को समझाते हुए हम जैसे सर में दर्द होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरी बहस होती थी खूब अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर कई जगहों पे। मैं आज भी कहता हूं, एक काम करो, जिसको ये लगता है ना कि शूद्रों को पैर बनाया गया सब चीजें, एक बार पैर काट के दिखाओ, चल के दिखाओ, कलैप्स कर जाएगा सारा सिस्टम। बिल्कुल सही। यस, ठीक है। आदमी गोमा में चला गया, एक बात बताओ, आदमी गोमा में चला गया, सर्वाइव कर जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब बुद्धि खत्म। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रखा है, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में बुद्धि ही तो खत्म हुई है ना, बुद्धि भ्रष्ट कर दी उन लोगों की, भीख मांग रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहां का जो एलीट क्लास था वो कभी उसका था ही नहीं, उसने अपने लिए जिम्मेदारी समझी ही नहीं, बाकी सोसाइटी को अपना समझा ही नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? थैंक यू। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच हरीश फॉर ज्वाइनिंग। जी, जाते जाते बिग थैंक्स टू द वॉरियर क्लास एंड सभी को फॉर दैट मैटर। ये सोसाइटी ऐसी है जिसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, किसी एक की नहीं है, सबकी है। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। हरी जी का चैनल है IAS विद हरी मोहन, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।